वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स। आज हम रैनन मार्टिन का चैप्टर नंबर 28 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द इन्फिनेटिव। तो सबसे पहले देखते हैं कि इन्फिनेटिव होता क्या है। इन्फिनेटिव की जो आम सी और सादा सी पहचान है वो ये है कि टू के साथ जब वर्ब की बेस आए तो उसे हम इन्फिनेटिव कहते हैं। वर्ब की बेस का क्या मतलब है, यानी कि वर्ब की पहली फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल आपको देता हूं कि जैसे गोइंग है, तो गोइंग में वर्ब की पहली फॉर्म तो गो है ना, गो के साथ हमने आईएनजी का इजाफा किया हुआ है। इसी तरह अगर कोई वर्ड है जैसे कि बियर्ड है, तो बियर बर्दाश्त करना, ईडी का इजाफा करके हमने उसकी पास्ट फॉर्म बनाई हुई है। तो असल में जो वर्ब है यानी कि जो बेस वर्ब है वो है बियर। तो इसी तरह जो बेस वर्ब्स होते हैं उनके साथ अगर टू आए, यानी कि उनसे पहले अगर टू आए, तो टू गो या टू फाइंड, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो इन्फिनेटिव होते हैं। तो हमारी एग्जांपल्स भी आपके सामने देखते हैं। पहली एग्जांपल है आई वांट टू गो। तो इसमें जो टू गो है यानी कि टू के साथ वर्ब की बेस गो आ गई, तो ये इन्फिनेटिव है। दूसरी एग्जांपल है दे ट्राई टू फाइंड फॉल्ट विद अस। तो इसमें जो टू फाइंड है ये हमारा इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव की जो आम सी पहचान है वो यही है कि टू के साथ वर्ब की पहली फॉर्म यानी कि बेस ऑफ द वर्ब आएगी। लेकिन ये हमेशा दुरुस्त नहीं होगा, मतलब हमेशा टू का आना जरूरी नहीं होगा। ज्यादातर टू आएगा लेकिन हमेशा टू नहीं आएगा। ये बात हम आगे डिस्कस करेंगे कि टू क्यों नहीं आएगा और फिर भी वो इन्फिनेटिव ही होगा। उससे पहले हम देखते हैं कि जो इन्फिनेटिव है उसकी नेचर क्या है, मतलब वो है क्या, ग्रामेटिकली वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। तो उसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास 5 एग्जांपल्स हैं। तो हर एग्जांपल को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहली एग्जांपल है हमारी टू एयर इज ह्यूमन, यानी कि गलती करना एक इंसानी अमल है या इंसान से गलती हो जाती है। तो इसमें हमारा जो इन्फिनेटिव है वो है रेड हाईलाइटेड टू एयर, यानी कि गलती करना। और इज जो है हमारा वो वर्ब है। पहली सेंटेंस में टू एयर जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है और इज हमारा वर्ब है। अब यहां पे अगर हम देखें इन्फिनेटिव को, टू एयर को, तो वो क्या काम कर रहा है, वो नाउन के तौर पे काम कर रहा है। नाउन जो है वो क्या होता है, नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और नाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। तो उसी तरह ये नाउन के तौर पे, जैसे नाउन वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो सकता है, इसी तरह ये वर्ब इज के सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। अगर आप गौर करें तो टू एयर जो है वो एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है इस एग्जांपल में। तो इसमें जो वर्ब है वो इज है और उसका जो सब्जेक्ट है वो टू एयर है, और इस तरह ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है इन्फिनेटिव। अब अगर हम अपनी दूसरी एग्जांपल देखें तो वो है बर्ड्स लव टू सिंग। अब इसमें क्या है, जो हमारा इन्फिनेटिव है वो है टू सिंग रेड हाईलाइटेड, और जो लव यानी कि ब्लू हाईलाइटेड है वो हमारा वर्ब है। तो यहाँ पे जो टू सिंग यानी कि जो इन्फिनेटिव है वो एज अ ऑब्जेक्ट के तौर पे काम कर रहा है। लव हमारा वर्ब है और लव वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे टू सिंग इस्तेमाल हो रहा है। तो ये भी नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। पहले एग्जांपल में भी नाउन की तरह बिहेव कर रहा था लेकिन एज अ सब्जेक्ट, इसमें भी नाउन की तरह बिहेव कर रहा है इन्फिनेटिव लेकिन एज अ ऑब्जेक्ट। अब हम अपनी तीसरी एग्जांपल देखते हैं। तीसरी एग्जांपल है टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी, यानी कि टू रिस्पेक्ट, इसमें जो रेड हाईलाइटेड है वो हमारा इन्फिनेटिव है और इस जो है वो हमारा वर्ब है। अब यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है टू रिस्पेक्ट यानी कि जो है वो फिर से नाउन की तरह बिहेव कर रहा है एज अ सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पे एक जो और चीज है वो ये भी कर रहा है कि साथ में पेरेंट्स यानी कि एक ऑब्जेक्ट भी ले रहा है। पेरेंट्स जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के तौर पे पेरेंट्स को भी ले रहा है, यानी कि टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स इज आवर ड्यूटी। तो पेरेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट ले रहा है और साथ में एज अ सब्जेक्ट के तौर पे भी काम कर रहा है। किस वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे, इज के सब्जेक्ट के तौर पे। तो यहाँ पे ये दो काम कर रहा है, एक तो सब्जेक्ट के तौर पे नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और एक साथ में पेरेंट्स को एज अ ऑब्जेक्ट लेके ये साथ में वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है, यानी कि दो तरह बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह भी बिहेव कर रहा है और साथ में वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है। अब हम अपनी चौथी एग्जांपल को देखते हैं। चौथी एग्जांपल है हमारी ही रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर्स, यानी कि उसने ऑर्डर्स को ओबे करने से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। तो यहां इस एग्जांपल में हमारे पास जो रिफ्यूज्ड है वो हमारा वर्ब है और टू ओबे जो रेड हाईलाइटेड है वो हमारा इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव क्या कर रहा है, यहाँ पे इन्फिनेटिव एक तो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है रिफ्यूज्ड के, रिफ्यूज जो कि एक वर्ब है और वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे ये टू ओबे आ रहा है, तो इसलिए ये एक नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। नाउन की यही डेफिनेशन है कि वो जो वर्ब है उसका सब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो ये एज अ ऑब्जेक्ट आके एक तो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है और साथ में एक काम और कर रहा है, वो ये कर रहा है कि साथ में एक ऑब्जेक्ट खुद भी ले रहा है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? द ऑर्डर्स।
तो ऑर्डर्स उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहां पे फिर ये डुअल बिहेवियर है, एक तो ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है यानी कि रिफ्यूज्ड के ऑब्जेक्ट के तौर पे आकर, और साथ में ये वर्ब की तरह भी बिहेव कर रहा है एक ऑब्जेक्ट को लेके। ऑर्डर्स एज एन ऑब्जेक्ट है तो ऑर्डर्स को ऑब्जेक्ट के तौर पे लेते हुए ये वर्ब की भी तरह बिहेव कर रहा है, तो फिर इसका बिहेवियर डबल हो गया, नाउन का भी और वर्ब का भी। अब हम अपनी लास्ट एग्जांपल देखते हैं यानी कि पांचवी एग्जांपल, वो है मैनी मेन डिजायर टू मेक मनी क्विकली, यानी कि बहुत से लोग जल्दी जल्दी मनी बनाने की यानी कि पैसा बनाने की ख्वाहिश रखते हैं। तो ट्रांसलेशन की तरफ हमने नहीं जाना, हमने सिर्फ फोकस करना है अपने ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे। तो इस अगर पांचवी एग्जांपल को हम देखें तो इस एग्जांपल में जो हमारा वर्ब है वो डिजायर है, और टू मेक रेड हाईलाइटेड जो टू मेक है वो हमारा इन्फिनेटिव है, और मनी जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। किस चीज का ऑब्जेक्ट? इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट, यानी कि टू मेक का ऑब्जेक्ट है वो, और क्विकली एडवर्ब है। तो यहां पे जो हमारा इन्फिनेटिव टू मेक है वो फिर से दो काम कर रहा है, एक तो वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। नाउन की तरह बिहेव कैसे कर रहा है? वो डिजायर जो कि एक वर्ब है उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। तो जब एक वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे जो चीज आती है, नाउन की ये एक डेफिनेशन है, या नाउन की एक ये आप कह सकते हैं क्वालिटी है, खसूसियत है कि वो वर्ब का सब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है और ऑब्जेक्ट के तौर पे भी। तो यहाँ पे वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पे आते हुए ये एक तो क्वालिटी शो कर रहा है नाउन की, इन्फिनेटिव जो है टू मेक, और साथ में उसने खुद से एक ऑब्जेक्ट लिया हुआ है। वो कौन सा ऑब्जेक्ट है? मनी। तो मनी को एज अ ऑब्जेक्ट लेते हुए ये अब बिहेव कर रहा है वर्ब की तरह। दो बिहेवियर इसके हो गए, और साथ में क्विकली जो है, क्विकली एक एडवर्ब है जो कि मॉडिफाई कर रहा है किसको? टू मेक को, यानी कि टू मेक जो हमारा इन्फिनेटिव है उसको मॉडिफाई करने के लिए एक एडवर्ब एंड पे आया है क्विकली। तो एडवर्ब की अगर आप डेफिनेशन देखें तो उसमें भी ये है कि वो तीन चीजों को मॉडिफाई कर रहा होता है, वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे ये टू मेक को मॉडिफाई कर रहा है, मतलब टू मेक को ये जो क्विकली वर्ड है ये एज अ वर्ब यानी कि डील कर रहा है। तो यहाँ पे ये फिर से एक वर्ब की वो जो क्वालिटी है वो फिर से ले ली इन्फिनेटिव ने। वो क्या क्वालिटी है कि एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। तो एक ये खुद से एक ऑब्जेक्ट मनी को ले रहा है और साथ में मॉडिफाई हो रहा है एक एडवर्ब क्विकली से, तो फिर से ये वर्ब की दो क्वालिटीज ले रहा है। तो अब तक जो हमने पांचों एग्जांपल में डिस्कशन की उनका जो अगर हम क्रक्स निकालें, उनका जो मुद्दा है वो ये है कि वर्ब जो हमारा इन्फिनेटिव होता है वो दो बिहेवियर्स रखता है। वो नाउन की तरह भी बिहेव करता है और वो साथ में वर्ब की तरह भी बिहेव करता है। इसलिए हम जो इन्फिनेटिव है उसको हम ग्रामेटिकली कहेंगे वर्बल नाउन, या उसे हम कहेंगे वर्ब नाउन, यानी वो वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, यानी कि उसमें वर्ब की क्वालिटीज भी होती हैं और नाउन की क्वालिटीज भी होती हैं। तो अभी तक हमने इतनी जो लंबी डिस्कशन की है उसका एक ही मुद्दा था, और वो ये है कि जो इन्फिनेटिव होता है वो ग्रामेटिकली वर्ब भी होता है और नाउन भी होता है, यानी उसमें दोनों वाली क्वालिटीज होती हैं, इसलिए हम उसे वर्बल नाउन या वर्ब नाउन कहते हैं। नेक्स्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, और वो ये है कि हमने जो पहले पढ़ा था वो ये था कि जो हमने इन्फिनेटिव की डेफिनेशन देखी थी उसमें ये था कि टू आता है साथ, वर्ब की बेस के साथ टू आता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि टू का आना हमेशा जरूरी नहीं। कैसे? एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद अगर इन्फिनेटिव ने आना हो तो वो टू नहीं लेगा। कैसे? एग्जाम्पल है, हमारी पहली एग्जाम्पल है बिड हिम गो देयर। अब जो बिड है वो एक ऐसा वर्ड है, अगर उसके बाद इन्फिनेटिव ने आना है तो वो साथ में टू नहीं लेगा। जैसे कि गो अकेला लगाया, अगर उसके साथ टू गो नहीं जाएगा, बिड हिम टू गो देयर नहीं आएगा। सिमिलरली दूसरी एग्जाम्पल मेक हिम स्टैंड। अब मेक हिम स्टैंड क्या है? मेक एक ऐसा वर्ड है, अगर उसके बाद इन्फिनेटिव ने आना है तो स्टैंड अकेला आएगा, उसके साथ टू नहीं आएगा। टू स्टैंड, हम मेक हिम टू स्टैंड नहीं करेंगे बल्कि हम कहेंगे मेक हिम स्टैंड। तो क्या हुआ? टू को हमने स्किप कर दिया। इसी तरह बाकी एग्जांपल्स हैं, लेट के बाद आ रहा है गो अकेला, टू गो नहीं आया। उसके बाद डेयर के बाद अकेला डू आ रहा है, टू डू नहीं आया। उसके बाद आई सा हिम डू इट, तो यहां पे भी डू अकेला आ गया, टू डू नहीं आया। तो आखिरी एग्जांपल है आई हर्ड हिम क्राई, तो टू क्राई नहीं आया, अकेला क्राई आ गया। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि बिड, मेक, लेट, डेयर, सॉ, हर्ड, मतलब सी, हियर, इस तरह के वर्ड्स हैं। अगर उनके बाद इन्फिनेटिव ने आना हो तो वो टू नहीं लेगा, अकेला आएगा बेस वर्ब। तो इसलिए मैं पहले भी कह रहा था कि टू का आना कोई पक्की और लाजमी शर्त नहीं है, लेकिन ज्यादातर इन मोर देन 80% केसेस आपको टू ही नजर आएगा इन्फिनेटिव्स में। नेक्स्ट हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि इन्फिनेटिव टू के बगैर आता है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे कि विल, वुड, शैल, ये ऐसे वर्ब्स हैं, हेल्पिंग वर्ब्स ही आप इन्हें कहते होते हैं। विल, वुड, शैल, शुड,
मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, इस तरह के जो वर्ब्स हैं जो कि हेल्पिंग वर्ब्स भी हैं, इनके बाद अगर इन्फिनेटिव आएगा तो वो टू नहीं लेगा। आप एग्जांपल्स दे सकते हैं। पहली एग्जांपल है हमारी आई विल पे द बिल, तो आई विल टू पे द बिल नहीं आएगा, टू पे नहीं आएगा, अकेला पे आ गया। दूसरी एग्जांपल में ही यू शुड वर्क हार्डर, तो इसमें क्या है, वर्क अकेला आया, टू वर्क नहीं आया। तो तीसरी एग्जांपल ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस, तो ही कैन टू स्पीक नहीं आया, अकेला स्पीक आया। तो कहने का मतलब ये है कि हम टू को स्किप करेंगे जब ये वाले वर्ब्स आएंगे। कौन कौन से वाले, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड वगैरह, तो उसके बाद हम टू को स्किप करेंगे। उसके अलावा भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके बाद हम टू को स्किप करेंगे। वो कौन कौन से हैं, वो हैं हैड बेटर, हैड रादर, वुड रादर, सूनर देन, रादर देन। तो इस तरह की जो आप कह सकते हैं जो वर्ब्स हैं, तो उनके साथ भी, इस तरह के वर्ड्स के साथ भी हम जब इन्फिनेटिव लगाएंगे तो उसका टू जो है वो नहीं लगाएंगे, यानी कि टू को स्किप करेंगे। तो एग्जांपल्स देख लें आप। पहली एग्जांपल है यू हैड बेटर आस्क परमिशन, तो टू आस्क नहीं आया, अकेला आस्क आया। तो आस्क यहाँ पे इन्फिनेटिव है लेकिन टू स्किप है, टू नहीं लगाया हुआ और टू आएगा भी नहीं। दूसरी एग्जांपल आई हैड रादर प्ले देन वर्क, तो टू प्ले नहीं है, अकेला प्ले है। आखिरी एग्जांपल आई वुड रादर डाई देन सफर सो, तो टू डाई नहीं आया, अकेला डाई आया। क्यों? क्योंकि वुड रादर, हैड बेटर, इस तरह के वर्ड्स के बाद जब इन्फिनेटिव आएगा तो वो टू नहीं लेगा। तो ये कुछ कंडीशंस हैं और कुछ ऐसे खास वर्ड्स हैं या कुछ हेल्पिंग वर्ब्स हैं कि जिनके बाद इन्फिनेटिव टू नहीं लेता। उसके अलावा जो मोस्ट यानी कि ज्यादातर जो इन्फिनेटिव्स हैं वो टू लेते हैं, यानी कि टू के साथ ही आएंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस, इन्फिनेटिव इस्तेमाल कहां कहां पे होता है। तो इन्फिनेटिव विद और विदाउट एडजंक्ट्स में बी यूज्ड लाइक अ नाउन, तो नाउन की तरह इस्तेमाल होता है। आपको पहले भी पता है कि इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब और नाउन दोनों की कंडीशंस रखता है, तो वो नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है। लेकिन विद और विदाउट एडजंक्ट्स का मतलब है, एडजंक्ट उसे कहते हैं यानी कि सेंटेंस या क्लॉज या फ्रेज का ऐसा हिस्सा जिसको अगर हम निकाल दें तो सेंटेंस की सेहत पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब उसके मीनिंग में कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम कह दें कि आई रीड एन इंटरेस्टिंग बुक यस्टरडे, तो इसमें से अगर एन इंटरेस्टिंग को हम निकाल दें आई रीड अ बुक यस्टरडे, तो सेंटेंस की जो सेहत है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी कि वो ग्रामेटिकली सही रहा। तो ये जो इंटरेस्टिंग था ये एज एन एडजंक्ट था। तो एडजंक्ट को छोड़ें, आप बस ये समझें कि इन्फिनेटिव का जो इस्तेमाल है वो हम कहां कहां पे करते हैं। तो सबसे पहला जो उसका इस्तेमाल है वो है एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि एक वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे इन्फिनेटिव इस्तेमाल हो सकता है। पहली एग्जांपल आप देखें, टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। अब इस एग्जाम्पल में इज जो है वो हमारा वर्ब है और उसका जो सब्जेक्ट के तौर पे इन्फिनेटिव आया है वो है टू फाइंड। तो टू फाइंड यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। सिमिलरली दूसरी और तीसरी एग्जाम्पल है, दूसरी एग्जाम्पल में टू एयर इज ह्यूमन, तो इसमें टू एयर जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है और इज जो है हमारा वो वर्ब है। सिमिलरली तीसरी एग्जाम्पल, टू रेन इज वर्थ एम्बिशन। अब जो टू रेन है वो हमारा यानी कि इन्फिनेटिव है और इज हमारा वर्ब है। तो इन तीनों एग्जांपल्स में जो इन्फिनेटिव्स आए हैं वो एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आए हैं, वर्ब के सब्जेक्ट के तौर पे। दूसरा इसका यूज है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब जो है वो ऑब्जेक्ट लेता है, तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है एक ट्रांजिटिव वर्ब के। कैसे? पहली एग्जांपल आप देखें, आई डू नॉट मीन टू रीड, तो टू रीड हमारा इन्फिनेटिव और इसमें हमारा जो वर्ब है यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब है वो है मीन, तो उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे आ रहा है। टू रीड एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, यानी कि इन्फिनेटिव है और एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है और वर्ब हमारा कौन सा है? मीन, तो मीन के ऑब्जेक्ट के तौर पे टू रीड आ गया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, ही लाइक्स टू प्ले कार्ड्स। इसमें जो लाइक्स है हमारा यानी कि लाइक वो हमारा वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब, और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे टू प्ले आ रहा है जो कि हमारा इन्फिनेटिव है। तो यहाँ पे भी इन्फिनेटिव एज अ ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो ये एज एन ऑब्जेक्ट भी आ सकता है किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब के। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन, कि किसी एक प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इन्फिनेटिव आ सकता है। कैसे? एग्जांपल्स देखें। पहली एग्जांपल है, ही हैड नो चॉइस बट टू ओबे, यानी कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं लेकिन ओबे करने के अलावा। तो यहाँ पे जो बट है वो क्या है? वो हमारी प्रेपोजिशन है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे टू ओबे आ रहा है, तो टू ओबे हमारा इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी आ सकता है। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में भी इसी तरह, द स्पीकर इज अबाउट टू बिगिन, तो इसमें क्या है? अबाउट जो है वो हमारी प्रेपोजिशन है और उसके ऑब्जेक्ट के तौर पे टू बिगिन यानी कि एक इन्फिनेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट के तौर पे भी इन्फिनेटिव आ सकता है। इसके अलावा
एज एन ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी आ सकता है, जैसे हमारा एग्जांपल है आई सा हिम गो। तो गो क्या है, एक इन्फिनेटिव है, तो एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। तो कॉम्प्लीमेंट आपको पता है तकमील को शो करने के लिए, ये एक कॉम्प्लीमेंट देने के लिए जो वर्ड इस्तेमाल होता है, तो गो जो है वो हमारा इन्फिनेटिव एज अ कॉम्प्लीमेंट के तौर पे। अब आप यहाँ पे नोट कर लें कि गो के साथ टू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सी जो एक वर्ड है, हमने पहले देखा है कि सी के बाद अगर इन्फिनेटिव आएगा तो वो टू नहीं लेगा, तो इसलिए यहाँ पे गो ने टू नहीं लिया हुआ। तो आई सा, सी की दूसरी फॉर्म सा, तो आई सा हिम गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। तो यहाँ पे गो जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है और वो ऑब्जेक्टिव उसकी पोजीशन है और कॉम्प्लीमेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे आ रहा है। तो इन्फिनेटिव्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये जो हमने 3-4 इसके यूजेस पढ़े इन्फिनेटिव के, इस तरह जो इन्फिनेटिव इस्तेमाल होगा उसको हम कहेंगे सिंपल इन्फिनेटिव। उसके अलावा कुछ इन्फिनेटिव के जनरल यूजेस हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले है टू क्वालिफाई अ वर्ब यूजली टू एक्सप्रेस पर्पज, यानी कि एक वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है, और आमतौर पर कोई ना कोई पर्पज होता है, उसमें कोई ना कोई मकसद होता है, या कोई ना कोई कॉज कोई, यानी कि कोई ना कोई वजह होती है। तो कैसे एग्जांपल से क्लियर करते हैं। पहली एग्जांपल है ही कॉल्ड टू सी माय ब्रदर। तो इसमें टू सी जो है वो हमारा इन्फिनेटिव है, और कॉल्ड यानी कि कॉल की सेकंड फॉर्म क्या है, ये हमारा वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है वर्ड टू सी, तो इसमें एक पर्पज है। इस अगर आप इस एग्जाम्पल को गौर से देखें तो इसमें पर्पज है। पर्पज क्या है कि ही कॉल्ड टू सी माई ब्रदर, यानी कि उसके भाई को बुलाने का मकसद क्या है, उससे मिलना, उसको देखना, फॉर द पर्पज ऑफ सीइंग। तो ये एक पर्पज है उसमें। दूसरी एग्जाम्पल आप देख लें, वो ईट टू लिव। तो इसमें ईट हमारा वर्ब है, और उसका जो और जो टू लिव है हमारा, वो हमारा इन्फिनेटिव है। तो इन्फिनेटिव जो टू लिव है वो ईट को मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि ईट को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। लेकिन इसमें एक पर्पज है। पर्पज क्या है? वो ईट टू लिव, यानी कि हम जीने के लिए खाते हैं। तो पर्पज क्या है? जीना हमारा पर्पज है, और उस पर्पज के लिए हम खाते हैं। इसी तरह आई कम टू बरी कैसर, यानी इसमें भी एक पर्पज है कि मैं बरी टू बरी, यानी कि इन्फिनेटिव। तो कम हमारा वर्ब, तो मैं यानी कि दफनाने आया हूं केसर को, तो इसमें भी एक पर्पज है। ही वेप्ट टू सी द डेसोल्यूशन काज्ड बाय द फ्लड। तो यानी कि वो ही वेप्ट टू सी द डेसोल्यूशन काज्ड बाय द फ्लड, यानी कि वो फ्लड यानी कि सैलाब के डेसोलेशन यानी कि तबाह बर्बादियां देखने के लिए रोया। तो टू सी इसमें हमारा इन्फिनेटिव है, और वेप्ट जो है वीप की सेकंड फॉर्म वो हमारा वर्ब है। तो वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए या क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव टू सी इस्तेमाल हो रहा है। और इस सेंटेंस में अगर हम देखें तो एक कॉज है, यानी कि उसके रोने की एक वजह, और वो क्या है, वो देखना चाहता है कि जो सैलाब से तबाहियां हुई हैं वो कैसे हुई हैं। तो इस तरह से एक कॉज या पर्पज इंक्लूड हो सकता है। तो इस तरह से भी इन्फिनेटिव इस्तेमाल होता है, यानी कि वर्ब को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए। उसके अलावा इसका यूज है टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, यानी कि एक एडजेक्टिव को भी ये मॉडिफाई या क्वालिफाई कर सकता है। क्वालिफाई या मॉडिफाई का मतलब है कि ऐड समथिंग टू द मीनिंग टू, यानी कि एडजेक्टिव को अगर क्वालिफाई कर रहा है इन्फिनेटिव, तो उसका मतलब है कि जो इन्फिनेटिव है वो एडजेक्टिव के मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, यानी कि उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, या उसके बारे में कुछ बता रहा है, या उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, यानी कि उसकी एक क्वालिफिकेशन या मॉडिफिकेशन कर रहा है। तो पहली एग्जांपल हम देखते हैं, फिग्स आर गुड टू ईट। तो फिग्स जो है यानी कि खाने की एक चीज होती है, इंजीर इसे बोलते हैं उर्दू में। तो फिग्स आर गुड टू ईट, तो फिग्स जो हैं वो खाने के लिए अच्छे हैं। तो यहाँ पे गुड जो है हमारा वो क्या है, एडजेक्टिव है, और उसको क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव आ रहा है टू ईट। तो टू ईट क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव गुड को, यानी कि उसके मीनिंग में कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है, उसकी कुछ ना कुछ वस्फ या खसूसियत बता रहा है हमें, और वो क्या है, टू ईट, यानी कि खाने के लिए अच्छे हैं। वो अच्छे क्या है, फिग्स आर गुड, क्यों गुड, टू ईट, खाने के लिए गुड है, यानी कि। तो इस तरह से मॉडिफाई या क्वालिफाई करना। दूसरी एग्जांपल देख लें, दिस मेडिसिन इज प्लेजेंट टू टेक। तो प्लेजेंट जो है वो हमारा एडजेक्टिव है, और टू टेक जो है वो इन्फिनेटिव है। तो एडजेक्टिव प्लेजेंट को टू टेक जो है वो मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल, द बॉयज आर एंशियस टू लर्न। तो एंशियस क्या है, एडजेक्टिव है, टू लर्न क्या है, इन्फिनेटिव है, और इन्फिनेटिव एंशियस को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह आखिरी एग्जांपल, ही इज टू इल टू डू एनी वर्क। तो इल यानी कि एडजेक्टिव, और टू डू हमारा इन्फिनेटिव है जो कि उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इस तरह ये एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करता है, वर्ब की तरह एडजेक्टिव्स को भी मॉडिफाई करने के लिए हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट जो इसका इस्तेमाल है वो है टू क्वालिफाई अ नाउन, यानी कि एक नाउन को भी क्वालिफाई या मॉडिफाई करने के लिए ये इस्तेमाल होता है। जैसे कि वर्ब को और एडजेक्टिव को, उसी तरह नाउन को भी ये क्वालिफाई करता है। कैसे, पहले एग्जांपल देखें, दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले। तो अब इसी यानी कि ये खेलने का वक्त नहीं है। तो इस सेंटेंस में जो टाइम है वो क्या है, नाउन है, और उसको मॉडिफाई करने के लिए हमारा जो इन्फिनेटिव आ रहा है वो है टू प्ले। तो दिस इज नॉट द टाइम टू प्ले, यानी कि ये खेलने का वक्त नहीं है। तो वक्त के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, टू प्ले, यानी कि खेलने का। तो टू प्ले हमारा इन्फिनेटिव है और वो मॉडिफाई कर रहा है टाइम को। इसी तरह दूसरी एग्जांपल, यू विल हैव कॉज टू रिपेंट। तो कॉज हमारा नाउन है और टू रिपेंट हमारा इन्फिनेटिव है। तो नाउन यानी कि कॉज को इन्फिनेटिव टू रिपेंट डील कर रहा है, या मॉडिफाई या क्वालिफाई या ऐड समथिंग टू द मीनिंग टू कर रहा है। इसी तरह तीसरी एग्जांपल, दिस इज अ मैन टू बी एडमायर्ड। मैन हमारा नाउन और टू भी हमारा इन्फिनेटिव। इस तरह दूसरी उससे नेक्स्ट जो एग्जांपल है, हियर इज अ हाउस टू लेट। तो हाउस हमारा क्या है, नाउन है, और टू लेट इन्फिनेटिव है। तो हाउस को मॉडिफाई करने के लिए टू लेट इस्तेमाल हो रहा है। तो दिस हाउस इज टू लेट, इसका मतलब हाउस नाउन और टू लेट उसमें क्वालिफाई करने के लिए इन्फिनेटिव आ गया। तो इन्फिनेटिव जो है वो वर्ब्स और एडजेक्टिव्स की तरह नाउन को भी क्वालिफाई करता है, नाउन को भी मॉडिफाई करता है। क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का मतलब ये है कि जैसे हमारी आखिरी एग्जांपल है, दिस हाउस इज टू लेट, यानी कि ये जो घर है ये किराए के लिए है। तो यानी कि किराए पे चढ़ाने के लिए खाली है, या जैसे भी आप कह लें, इसकी ट्रांसलेशन सेट कर लें। तो इसमें दिस हाउस इज अगर हम कर दें तो उसका मतलब होगा ये घर है। तो घर के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, टू लेट, यानी कि किराए के लिए। तो टू लेट जो है वो हाउस के बारे में एक बड़ी क्लियर सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, और वो क्या है कि ये घर जो है वो किराए के लिए है। तो इसलिए जो टू लेट है वो मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है। तो क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का मतलब ये होता है। इसी तरह हम अगर आगे इसके यूजेस देखें तो वो है टू क्वालिफाई अ सेंटेंस, कि एक पूरे के पूरे जुमले को क्वालिफाई करने के लिए भी हम इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, पहली एग्जांपल है, टू टेल द ट्रूथ आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सच कहूं तो मैं जो अपना प्रॉमिस था, वादा था, वो भूल गया, यानी कि मुकम्मल भूल गया। तो टू टेल जो है वो अब पूरे के पूरे सेंटेंस को, यानी कि आई क्वाइट द ट्रूथ आई क्वाइट फॉरगॉट माई प्रॉमिस, यानी कि पूरे के पूरे सेंटेंस की मीनिंग में जो कुछ ऐड करने वाला वर्ड है वो है टू टेल। तो टू टेल क्या है, वो एक इन्फिनेटिव है और वो पूरे के पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, पूरे पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। इसी तरह ही वॉज पेट्रिफाइड सो टू स्पीक। तो इस तरह टू स्पीक जो है ये पूरे के पूरे सेंटेंस को आप कह सकते हैं कि ही वॉज पेट्रिफाइड सो, इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एक सिंपल सा यूज है इन्फिनेटिव का। अब ये जो हमने इसके चार यूजेज डिस्कस किए हैं इन्फिनेटिव के, ए बी सी और डी, अगर इसको हम एनालाइज करें तो पहले जो दो हमारी एग्जांपल्स, यानी कि दो जो हमारे केसेस थे ए और बी, जिसमें के जो इन्फिनेटिव था वो ए में क्वालिफाई कर रहा था वर्ब को और बी में क्वालिफाई कर रहा था एडजेक्टिव को। तो अगर हम देखें तो एडवर्ब वाला जो हमने चैप्टर किया था, आपको याद होगा कि एडवर्ब की डेफिनेशन ये है कि वो एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, या वर्ब को, या एडजेक्टिव को। तो यहाँ पे ये वर्ब और एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है इन्फिनेटिव। तो यहाँ पे ये पहले ए और बी जो केसेस हैं इसमें ये बिहेव कर रहा है एज एन एडवर्ब, और सी में जब ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा है तब ये बिहेव कर रहा है एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये एडजेक्टिव की क्वालिटी है नाउन को मॉडिफाई करना। तो ये उसके कुछ बिहेवियर्स थे। तो इस तरह से जो यूज होगा उसे हम जीरेंड या क्वालिफाइंग इन्फिनेटिव कहेंगे। ये हम जब नेक्स्ट जीरेंड का चैप्टर डिस्कस करेंगे तो उसमें दोबारा ये बात रिपीट करेंगे। नेक्स्ट कुछ इन्फिनेटिव की फॉर्म्स हैं, यानी कि एक्टिव और पैसिव में। तो एक्टिव में इसकी चार फॉर्म्स होती हैं। प्रेजेंट में अगर हम एक वर्ब, बेसिक वर्ब लव लें तो उसकी फॉर्म्स बनाते हैं हम। प्रेजेंट में ये टू लव, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टू बी लविंग, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टू हैव बीन लविंग, और परफेक्ट में टू हैव लव्ड। इस तरह से आपको नजर आएगा। और अगर पैसिव में हम देखें तो उसमें दो होते हैं, प्रेजेंट और परफेक्ट। प्रेजेंट में आपको नजर आएगा टू बी लव्ड, और परफेक्ट में टू हैव बीन लव्ड। ये सिर्फ एग्जांपल थी लव की, यहाँ पे कोई भी और वर्ब हो सकता है, बेस वर्ब कोई भी हो सकता है, मतलब गो हो सकता है। फिर अगर हम गो लगा दें लव की जगह तो फिर हो जाएगा प्रेजेंट में टू गो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में टू बी गोइंग, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टू हैव बीन गोइंग, और परफेक्ट में टू हैव गो वेंट और गॉन, यानी कि थर्ड फॉर्म लगानी है। इसी तरह पैसिव में भी
प्रेजेंट और परफेक्ट में टू बी लव्ड की जगह गो की फॉर्म आ जाएगी। तो बेस वर्ब आप जो मर्जी चेंज कर लें, यहाँ पे ये एक्टिव और पैसिव फॉर्म्स हैं इसकी। तो यहाँ पे जो चैप्टर नंबर 28 है वो कंप्लीट हुआ।